कैसे हो सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग। इससे पहले हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, ब्रीदिंग फिजियोलॉजी पढ़ ली है, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इतनी अमेजिंग बातें आपको सीखने को मिलेगी। पहले जितना नॉलेज आपको है उससे ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में, ईसीजी देखना सीख जाओगे। हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं उसके बारे में पता चलेगा। उनमें डिफरेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, वो पता चलेगा। किस तरह से हमारे जो क्लॉट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, लिम्फ क्या है, तो ये सब कुछ पता चलेगा। ओवरऑल देखें तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? ब्लड वेसल्स, लिम्फ एंड आपके हार्ट के बारे में डिटेल में, और फिर लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स के बारे में, डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का पूरा वेटेज होता है 4 क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी पता है आपको 14 से 15 क्वेश्चन का होता है, तो फिक्स नहीं है, लेकिन 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। ये जो एनसीईआरटी है ना आपकी, इतने अच्छे तरीके से फ्रेम की गई है। सबसे पहले है आपका फिजियोलॉजी में डाइजेशन की, मतलब आपने जो खाना खाया वो खाना पूरे सेल तक जा रहा है। ठीक है, फिर आपने जो सांसें ली तो वो जो ऑक्सीजन है वो पूरे सेल तक जा रहा है, और CO2 जो एक्सहेल किया वो वापस रिलीज हो रहा है। तो कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस कैसे एक एक सेल तक पहुंच रहा है, न्यूट्रिएंट है, गैसेस है, वो एक एक सेल तक कैसे पहुंच रहा है, और सेल से जो वेस्ट है वो कैसे बाहर जा रहा है, ये सब कुछ हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन मन लगा के पढ़ना है बच्चे सबको। अगर ध्यान इधर उधर है तो ध्यान पूरा यहाँ ले आओ। जितने देर भी पढ़ना है हमको बिल्कुल फोकस्ड होके पढ़ना है। मन में आएगा कि अरे छोड़ो, स्किप करते हैं, रील्स देख लेते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं, अच्छा सेव करके रख लेते हैं, बाद में देखेंगे, लेकिन नहीं, दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, पढ़ाई के लिए और अच्छे काम के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, यही आपका सही शुभ मुहूर्त है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, वन शॉट, एमसीक्यूज, और इसके अलावा जो स्टडी ट्रिक्स होते हैं ना, टिप्स होते हैं, मेमोरी टिप्स होते हैं, मेमोरी ट्रिक्स होते हैं, वो सब कुछ इसमें मिलता है। इतना कुछ मिल रहा है तो फिर भाई फ्री में सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसका वेटेज मैंने कितना बताया? 4 क्वेश्चन का। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है? मेनली ब्लड, ब्लड वेसल्स के बारे में, जिसके थ्रू ब्लड मूव करेंगे। लिम्फ के बारे में पढ़ना है, लिम्फ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ना है। और हम पढ़ेंगे इसमें हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में पूरा फंक्शन, ईसीजी वगैरह, एंड देन डिजीज। ठीक है, जिसको हम डिसऑर्डर्स भी कह सकते हैं। ओके, सो एनसीईआरटी आपकी कहती है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग सेल हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस। हम जानते हैं कि एक एक सेल को न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, अदर एसेंशियल सब्सटेंस मिलता है। ऑल्सो द वेस्ट एंड हार्मफुल प्रोड्यूस हैव टू बी रिमूव कंटिन्यूअसली। जो वेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस जो प्रोड्यूस हुआ है उसको कंटिन्यूअसली रिमूव होना भी जरूरी है फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है, इट इज देयरफॉर एसेंशियल टू हैव एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस। क्या बोल रहा है? हमारी बॉडी में एक एफिशिएंट मैकेनिज्म होना चाहिए कि चीजें, अच्छी चीजें अंदर जाती रहें, और जो फालतू की चीजें हैं, जो वेस्ट है, वो उसी टाइम पे कंटिन्यूअसली वो बाहर निकलता रहे। ओके, सो मूवमेंट ऑफ दीज सब्सटेंसेस वो बहुत ही स्मूथली चलता रहे। सब्सटेंसेस फ्रॉम द सेल टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। ओके, चीजें सेल तक पहुंच रही हैं और सेल से बाहर जा रही है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। सिंपल ऑर्गेनिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर surrounding through their body cavity to facilitate the cell to exchange these substances. अब जो सिंपलर ऑर्गेनिज्म है, स्पॉन्जेस हो गए, सीलेंट्रेट, उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, ब्लड भी नहीं होता है, तो वो वाटर का यूज करते हैं टू, और बॉडी कैविटीज का यूज करते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ दीज सब्सटेंसेस। ओके, सो जब ये बात दी हुई है तो यहाँ पे एनसीईआरटी चाहती है कि आप डिटेल में पढ़ो। ओके, एनसीईआरटी क्या चाहती है कि सारे फाइलम के आप क्या पढ़ो? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ो। सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ो। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं भाई, एनसीईआरटी चाहती है तो पढ़ लेते हैं।
फाइलम आपका पॉरीफेरा टू एस्कलमिंथस तक बच्चे, पॉरीफेरा टू एस्कलमिंथस तक कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बनी हुई होती है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, CS लिख दो तो चलेगा, ठीक है। फिर एनालिडा, एनालिडा में भगवान ने ना सडनली दे दिया, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी, ठीक है, एकदम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दे दिया। अब इसके मजे हो गए, ये इतना आने लगा, फिर छीन लिया फिर भगवान ने, बोला बहुत इतर आ रहे हो, ठीक है। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का एंड हेमिकॉर्डाटा, हेमिकॉर्डाटा, इन तीनों को बना दिया क्या, क्लोज सर्कुलेटरी, ओपन वाला, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाला बना दिया। ओके, ओपन और क्लोज में क्या डिफरेंस होता है बच्चे, ओपन में ब्लड जो है हार्ट से पंप हुआ, उसके बाद पूरे बॉडी में ऐसे फैल गया, और क्लोज्ड में क्या होता है, हार्ट से पंप होके वो एओर्टा, आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज में घूमता है, मतलब एक पाइप में घूमता है, ठीक है। अगर हमको अगर हमको यूं ऐसे मारा जाए तो क्या यहाँ पे ब्लड, फटाक से ब्लड पूरा फैलता हुआ दिखेगा, नहीं ना, क्योंकि हमको क्या दिखती है, नसें दिखती है, हमको ब्लड वेसल्स दिखते हैं, आर्टरी दिखता है, वेन दिखता है, लेकिन हमको ब्लड फैला हुआ बॉडी में नहीं दिखता, यहाँ पूरा ब्लड फैला हुआ नहीं दिखता। लेकिन ओपन में क्या होता है, पूरा ब्लड ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, जो भी लिक्विड है वो फैला हुआ है। लेकिन क्लोज में क्या है, वो क्लोज्ड है, जो ब्लड है वो क्लोज्ड एक वेसल में जा रही है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वो वेन। ओके, इज दिस क्लियर। सो ये बिल्कुल वर्क करता है आपके जो घर में जो पानी आता है ना, घर में साफ पानी आने के लिए एक अलग पाइपलाइन होती है, और गंदा पानी जाने के लिए एक अलग, टॉयलेट का पानी, फिर आपका वॉश बेसिन का पानी, किचन का वेस्ट का पानी, सब जाने के लिए एक अलग पाइपलाइन होती है। तो वैसे ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए एक अलग पाइपलाइन है, दैट इज वेन्स, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए अलग पाइपलाइन है, दैट इज आपका आर्टरी, ठीक है। इसके अलावा जैसे जो गंदा पानी जाता है घर से, फिर वो एक जगह जाके साफ होता है, उससे जर्म्स वगैरह सब हटाया जाता है, और फिर वो वापस मिल जाता है आपके मेन पाइपलाइन से। तो वैसे हमारे अंदर क्या होता है कि लिम्फ होता है, लिम्फ क्या करता है, जितना जो ब्लड है या फिर जितने भी लिक्विड है जिसमें एंटीजेन वगैरह है, बहुत सारे जर्म्स हैं, उन सबको कुटाई धुनाई कर देता है वहीं पे, और फिर उसको डायरेक्ट लिंक्ड कर देता है ब्लड से, ठीक है, हार्ट से डायरेक्ट जोड़ देता है। सो इस तरह से हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है, हम पढ़ेंगे आगे और डिटेल में। सो क्लोज एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, बच्चे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो मोलस्का है, मोलस्का में ना एक्सेप्शन है, इससे क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन से हमेशा क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री में पूरा एक्सेप्शन भरा हुआ है ना, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आता है, बड़ी गंदी हैंडराइटिंग बन रही है भाई। एक्सेप्शन कौन कौन है, एक्सेप्शन है सिफेलोपोड्स, सिफेलोपोड्स, ठीक है। सिफेलोपोड्स का एग्जांपल कौन हो गया, ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स, ऑक्टोपस एंड स्क्विड्स, इनके पास ओपन नहीं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन्होंने भगवान की तपस्या की होगी तो इनको भगवान ने दे दिया, भाई जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इसके अलावा बच्चे जितने हैं आपके अकाइनोडर्माटा, अकाइनोडर्माटा, जितने कॉर्डेट्स हैं, ठीक है, सबके पास क्या होते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, मतलब ब्लड वेसल्स होंगे सबके पास। ओके, इनके पास नो ब्लड वेसल्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज सच स्पेशल फ्लूइड, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं एक स्पेशल तरह का फ्लूइड यूज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सच मटेरियल, जैसे कि ब्लड, ब्लड और लिम्फ, ठीक है। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर दिस पर्पस। Another body fluid is lymph, also help in transport of certain substances. So in this chapter you will learn about the composition and properties of blood and lymph के बारे में हम पढ़ेंगे। So सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ब्लड के बारे में। ब्लड एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कनेक्ट करता है एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से, एंड इसके अलावा इसमें प्लाज्मा होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, और ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। सो हम पढ़ लेते हैं नोट्स के थ्रू और फिर हम आएंगे एनसीईआरटी में। ओके, ये क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, ब्लड, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है
मीसोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, इसका ऑरिजिन पूछा जाता है बच्चे। स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हेमाटोलॉजी। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा, उसमें देखो ब्लड बह रही है ना, ब्लड बह रही है तो किसकी मदद से बह रही है, प्लाज्मा की मदद से। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट 45% होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा सबसे ज्यादा होता है, और प्लाज्मा में भी पानी बहुत ज्यादा, और प्लाज्मा ना विस्कस फ्लूइड होता है, पेल विस्कस फ्लूइड, पेल येलो होता है, ठीक है, हल्का येलो। और ये विस्कस फ्लूइड होता है, विस्कस फ्लूइड का मतलब कि थोड़ा सा गाढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्रोटीन प्रेजेंट है उसके अंदर। ओके, तो थोड़ा सा वो गाढ़ा होता है, बिल्कुल पानी जैसा पतला नहीं होता। तो वाटर होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं उसमें कुछ, और ब्लड में प्लाज्मा के अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ओके, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अगर हम ब्लड ले लें, अगर मैं आपका ब्लड निकाल लूं, है ब्लड निकाल लूं, मैम अभी पढ़ाना शुरू नहीं किया कि आपने खून चूसने लगे आप मेरा। हाँ, सो मैं अगर आपका ब्लड ले लूं और मैं इसको सेंट्रीफ्यूग करूं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल करके अगर मैं इसको सेंट्रीफ्यूग करूं, सेंट्रीफ्यूग का मतलब क्या होता है, जैसे मिक्सर में आप घुमाते हो ना, तो एकदम बहुत तेज इसको घुमाया जाए, तो क्या होगा, जो भारी भारी होंगे वो नीचे आ जाएंगे। ओके, जो भारी भारी होंगे वो सारे नीचे आ जाएंगे। तो नीचे कौन आएंगे, नीचे आएंगे सारे आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो है नीचे आ जाएंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स सारे नीचे आ जाएंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स सारे नीचे आ जाएंगे। कितना गंदा लिखा रहा है भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट्स नीचे आ जाएंगे। उसके बाद ऊपर क्या आ जाएगा आपका, प्लाज्मा आ जाएगा, प्लाज्मा, प्लाज्मा आ जाएगा। ओके, और इस प्लाज्मा से अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ये प्लाज्मा ले लूं, अगर मैं ये प्लाज्मा ले लूं बच्चे, ठीक है, सिर्फ प्लाज्मा प्लाज्मा भर दूं और फिर से सेंट्रीफ्यूग किया जाए और इससे हम क्लॉटिंग फैक्टर हटा दें, क्लॉटिंग फैक्टर जो है उनको माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, सीरम। ठीक है, क्या बच जाएगा, जो बच गया वो क्या हो जाएगा, सीरम हो जाएगा। ओके, तो आपको सीरम से क्वेश्चन आता है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सो पीएच ऑफ ब्लड कितना होता है, 7.5 होता है। ओके, स्लाइटली एल्कालाइन होता है, स्लाइटली एल्कालाइन होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा में वाटर कितना होगा, 90 टू 92% होता है। प्रोटीन 6 टू 8% होता है। अमीनो एसिड एंड लिपिड इसमें प्रेजेंट होते हैं। आयंस होते हैं, क्लोरीन सबसे ज्यादा क्या होगा, क्लोरीन होगा। तब हमने क्लोरीन शिफ्ट पढ़ा था, याद रखना, क्लोरीन शिफ्ट था, तभी तो क्लोरीन बहुत ज्यादा था, इसलिए क्लोरीन उछल के चला गया उसमें। सो क्लोरीन, उसके बाद फिर आगे जाके जो बाइकार्बोनेट था सोडियम से मिलता है, तो याद रखो सोडियम मिलता है, उसके बाद क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। अब सोडियम है तो पोटेशियम तो होगा। ओके, एक्सचेंज होता है ना, सोडियम पोटेशियम पंप, तो ऐसे याद रखो, क्लोरीन फिर सोडियम फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम एंड देन फिर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इज दिस क्लियर। उसके अलावा पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं लाइक बिलीरुबिन। वेट अ मिनट, कोई आया है घर में। ओके, सीरम, सीरम क्या हो गया, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर भी हटा दिए तो हमारा सीरम हो गया। ओके, सो कोविड के टाइम पे प्लाज्मा डोनेट हो रहा था ना, प्लाज्मा डोनेट करो, प्लाज्मा डोनेट करो, तो आपके ब्लड को ले लिया जा रहा था, सेंट्रीफ्यूग करके सिर्फ प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा इज रिच इन एंटीबॉडीज, रिच इन एंटीबॉडीज। ओके, ठीक है ना। प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, फिब्रिनोजेन प्रोटीन होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ग्लोब्यूलिन्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म, फिब्रिनोजेन का वर्क हम अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्लोब्यूलिन्स होते हैं जो डिफेंस मैकेनिज्म में वर्क करते हैं। एल्बुमिन होता है जो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखता है, ताकि जो वाटर है ना वो ज्यादा ड्रेन ना हो जाए, जो प्लाज्मा में जो वाटर है वो ज्यादा रिलीज ना हो जाए, तो ऑस्मोटिक एक बैलेंस बना के रखता है। एंड प्लाज्मा इज ऑल्सो नोन एज द रिवर ऑफ बॉडी।
ओके, सो हम देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। यस यस, कुछ छूटा तो नहीं। ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, प्लाज्मा, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड है, गाढ़ा है, कंस्टिट्यूएंट नियरली 55% ऑफ द ब्लड, 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज वाटर। देखो बच्चे, जो हम पढ़ते जा रहे हैं ना वो याद होते जाना चाहिए, तो फटाफट साथ में लिखते हुए जाओ, जितना मैं दिखा रही हूँ लिखते जाओगे तो उसी टाइम पे याद रहेगा। दूसरा, आप फोकस रहोगे। ठीक है, अब भी लिखते जाओ, अगर नहीं लिख रहे हो तो अभी स्टॉप करो एंड देन कॉपी पेन लेकर के आओ और लिखना शुरू कर दो, चाहे एनसीईआरटी में लिखना शुरू कर दो। 90 to 92% आपका प्लाज्मा इज वाटर, प्रोटीन कॉन्ट्रीब्यूट 6 to 8% ऑफ इट। फिब्रिनोजेन, कौन कौन से प्रोटीन है आपके? फिब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन। इनका क्या फंक्शन होता है? इससे मैच दी फॉलोइंग क्वेश्चन आता है। सो यहाँ से ये पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, लेकिन यहाँ से मैच करने के लिए क्वेश्चन आता है, मैच क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, ठीक है, अब एनसीईआरटी आपकी क्या कहती है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले। हाँ, फिब्रिनोजेन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग एंड कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। फिब्रिनोजेन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन की मदद से। ग्लोब्यूलिन प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्बुमिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस। प्लाज्मा आल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3, ये सब प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। तो ये सब तो हमको पता है, हमने पढ़ लिया ब्रीदिंग में ही। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये सब भी प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। फैक्टर्स फॉर कोआगुलेटिंग और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म, जैसे प्रोथ्रोम्बिन वगैरह प्रेजेंट होता है, फिर उसको एक्टिव करना पड़ता है थ्रोम्बिन में। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो ये पूरा लाइन ही, इससे इतने भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम जब एमसीक्यू करेंगे तो पता चलेगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पूरा लाइन एक एक आपको याद होना चाहिए। सो फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स जिसको बोलते हैं। एरिथ्रो का मतलब ये होता है रेड, और साइट्स का मतलब सेल। सो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब कलरलेस, साइट्स मतलब सेल, प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ये सेल का टुकड़ा होता है एक्चुअली। सो ये आपके जो फॉर्म्ड एलिमेंट है 45% ऑफ द ब्लड बनाते हैं। तो अब हम आरबीसी के बारे में देख लेते हैं। आरबीसी के बारे में पहले नोट से पढ़ ले। ओके, यस मैम, पढ़ा लो, पढ़ लो। आरबीसी बहुत सुंदर सा एल्पेनलिबन की तरह लगता है, देखो एल्पेनलिबन की तरह दिखता है, बहुत खूबसूरत सा। एरिथ्रोसाइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। रेड ड्यू टू, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। 50 to 50 लाख, 55 लाख पर mm³ ब्लड इन एडल्ट होता है। ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है वो कौन होता है? आरबीसी होता है। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ ब्लड इज रेड, पेल येलो नहीं होता है, वो रेड होता है। फॉर्म्ड इन, कहाँ बनता है ये बनता है बोन मैरो इन एडल्ट। एडल्ट में बोन मैरो में बनता है। मैम ये बोन मैरो क्या है? देखो, हड्डी खाते हो? नॉनवेज, नॉनवेज खाते हो? चिकन का नॉनवेज, तो नॉनवेज में आपको यहाँ पर ये जो हड्डी के अंदर ब्लैक ब्लैक टाइप का होता है ना, ब्लैक ब्लैक टाइप का, पूरा सॉलिड नहीं, थोड़ा सेमी सॉलिड आप बोल सकते हो उसको। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो। ये ये जो है ना, जिन पक्षियों में प्रेजेंट होता है वो उड़ नहीं पाते हैं। बोन मैरो की वजह से हम भी हल्के नहीं और हम भी उड़ नहीं पाते। हमारा बोन मैरो निकाल दिया जाए तो हम, और लगा दिया जाए पंख, तो हम भी उड़ने लगे। ठीक है, लेकिन बोन मैरो की वजह से हम भी, ये भारी करता है शरीर को। ओके, सो इसमें, इस पोर्शन में आरबीसी बनता है। ओके, आरबीसी बनता है, इधर पे डब्ल्यूबीसी बन जाता है, और यहाँ बीच वाले पोर्शन से क्या बन जाता है? प्लेटलेट्स बन जाता है, प्लेटलेट्स बन जाता है। तो तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यहीं पे बनते हैं। ओके, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट भी यहीं से फॉर्म होते हैं सब कुछ। ओके, सो बोन मैरो इन एडल्ट। अब एडल्ट में तो बोन मैरो में बनता है, लेकिन बच्चों में जो एम्ब्रियो है उसके पास तो बोन मैरो अभी नहीं है, तो उनमें कहाँ पे बनता है? यॉक में। उसके पास यॉक तो है,
यॉक में बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आरबीसी एम्ब्रियो में कहाँ बनता है, यॉक में बनता है। और फीटस में कहाँ बनता है, जो छोटे फीटस जो डेवलप हुआ उसके पास भी बोन मैरो नहीं है, तो वहां उसमें कहाँ डेवलप होता है, लीवर एंड स्प्लीन में। ओके, तो ये इन्यूक्लिएटेड होता है। एक्चुअली शुरू में इन्यूक्लिएटेड नहीं होता, जब वो छोटा होता है ना तो न्यूक्लिएटेड होता है। इन्यूक्लिएटेड व्हेन दे गेट मैच्योर, व्हेन दे गेट मैच्योर, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो इन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। ये आरबीसी क्यों इन्यूक्लिएटेड हो जाता है मैम, बिकॉज जो आरबीसी है इसके अंदर इसको कैरी करने हैं क्या, 250 टू 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये सेक्रीफाइस करता है, ठीक है, ये क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है। सेक्रीफाइस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब का सेक्रीफाइस करता है, ठीक है। ये खुद आपके एक एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचा रहा है और उन सेल को हेल्प कर रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और खुद इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ठीक है। तो ये बच्चे सेक्रीफाइस कर देता अपना न्यूक्लियस व्हेन दे गेट मैच्योर। ओके, तो बहुत ही समझदार टाइप का सेल है। तो इसीलिए इसको सेल नहीं बोल के रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। सेल होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास न्यूक्लियस होना चाहिए और अदर ऑर्गेनेलीज होने चाहिए, ठीक है। सो व्हाई दे गेट इन्यूक्लिएटेड, टू कंटेन 250 टू 270 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन। शेप इसका बाइकॉन्केव होता है, बाइकॉन्केव होता है, बट लामा लामा एंड कैमल में इसका शेप क्या होता है, ओवल होता है। ये पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपके इन्यूक्लिएटेड होते हैं कॉर्डेट्स में, वो सॉरी जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और जिनके पास न्यूक्लियस होता है, आरबीसी जिनका न्यूक्लिएटेड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास न्यूक्लियस होता है आरबीसी में। लाइफ स्पैन इनकी 120 डेज होती है, अप्रॉक्स 120 डेज। ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड कहाँ जाके मरते हैं, 120 डेज के बाद कहीं तो मरेंगे, तो कहाँ जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। जैसे ही ये डाई होते हैं ये कहाँ चले जाते हैं, स्प्लीन में चले जाते हैं। और स्प्लीन क्या करता है, इनके सेल पार्ट को खा लेता है और बाकी पार्ट को भेज देता है लीवर के पास, और लीवर उसके रिसाइकलिंग करता है बाकी पार्ट की। तो एक भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि बॉडी को पता है बहुत मुश्किल से आपने खजूर, अनार और ये सब कुछ खाया है, ठीक है। सो स्टोर हाउस, स्टोर हाउस इसका क्या होता है, स्प्लीन, स्प्लीन ही इसका स्टोर हाउस भी है। जो एक्स्ट्रा आरबीसी है वो स्टोर हो जाते हैं कहाँ, स्प्लीन में। अगर जरूरत पड़ी बॉडी को तो वो यूज होंगे, अदरवाइज वहीं पे मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, वहीं पे वो फिर वो मर जाएंगे। मोस्ट एबंडेंट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ये मोस्ट एबंडेंट होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करता है। आरबीसी फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज, आरबीसी के बनने को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोइसिस, पोइसिस बोलते हैं। देखो पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड से। 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कितने ब्लड में मिलता है, 100 ml ऑफ ब्लड में मिलता है। अगर हीमोग्लोबिन, इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा हो गया, ज्यादा कैरी कर दिया इसने, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया या एरिथ्रोसाइटोसिस बोलते हैं। और अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइटोपीनिया बोलते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइटोसिस कब बोलेंगे, जब इंक्रीज हो रहा है, सिस है ना, जब इंक्रीज हो रहा है। और पीनिया कब बोलेंगे, जब कम हो रहा है। पीनिया का मतलब ये होता है लो होना, ठीक है। सो क्लियर, नेक्स्ट बढ़ जाए। तो अब हम देखते हैं कि आरबीसी जो है वो फॉर्म्ड कैसे होता है, कैसे बनता है और उसकी रिसाइकलिंग कैसे होती है। देखो आरबीसी डेड हो गया, डेड आरबीसी आफ्टर 120 डेज, 120 डेज। तो डेड आरबीसी आफ्टर 120 डेज, ये आरबीसी मर गया। मरने के बाद ये क्या कहाँ जाएगा, स्प्लीन, स्प्लीन क्या है, इसकी कब्र है, कहाँ जाएगा, स्प्लीन, स्प्लीन में आ गया। अब स्प्लीन क्या करेगा, कब्र में जैसे हड्डी बचा रह जाता है और बाकी पार्ट क्या होते हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो स्प्लीन क्या करेगा, इसको ईट, स्प्लीन में मैक्रोफेजेस होते हैं, ओके, मैक्रोफेजेस होते हैं, ओके। सो ईट करेगा सेल पार्ट को, सेल पार्ट को ये ईट कर देगा एंड बाकी थूक देगा रिमेनिंग पार्ट को। भाई ऊपर ऊपर का खा लिया, जो बीज बच गया जो हार्ड है उसको थूक दिया, ठीक है। एंड
रिलीज रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। अब ये रिमेनिंग पार्ट ब्लड में मूव करते हुए कहाँ जाएंगे? रिमेनिंग पार्ट कम्स टू लिवर। ये रिमेनिंग पार्ट कहाँ आ जाएंगे? लिवर के पास आ जाएंगे। ठीक है, ये रिमेनिंग पार्ट लीवर के पास आ जाएंगे। और रिमेनिंग पार्ट में लीवर क्या करेगा? रिमेनिंग पार्ट में क्या है आपका? हीमोग्लोबिन है। ओके, हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन यहाँ आ गया। ओके, वो हार्ड पार्ट था। अब ये क्या करेगा? हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन, ग्लोबिन को कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट टू अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड बॉडी में चले जाएंगे और फिर फर्दर प्रोटीन बनाएंगे। और जो इसका हीम पार्ट है, हीम पार्ट है, उसको कन्वर्ट करेगा पिगमेंट में। ठीक है, पिगमेंट में कन्वर्ट करेगा, पिगमेंट्स में। कौन कौन से पिगमेंट में? बिलीरुबिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन में, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, इन दोनों में कन्वर्ट कर देगा। बिलीरुबिन कहाँ जाएगा? ठीक है, ये इसी की वजह से हमारा जो प्लाज्मा का कलर हल्का सा येलो दिखता है। ठीक है, और ये क्या करेगा? यूरोक्रोम में यूरिन का कलर, यूरिन का कलर क्या करेगा? लाइट येलो कर देगा। और बिलीवर्डिन स्टूल का कलर क्या कर देगा? ब्राउन कर देगा, ब्राउन। ये यूरिन के कलर को क्या कर रहा है? लाइट येलो। ओके, इसीलिए जब यूरिन का कलर अगर बहुत ज्यादा डार्क येलो आ रहा है लगातार बहुत दिनों तक, तो हम क्या समझते हैं कि बिलीरुबिन बढ़ गया। ओके, गिव्स प्लाज्मा स्ट्रॉ येलो कलर, स्ट्रॉ येलो कलर। बहुत ही गंदा लिखा आ रहा है भाई। ओके, अब इसके अलावा जो इसका आयरन पार्ट बच गया, ठीक है, इसके अलावा जो इसका हीम पार्ट, फिर और जो यहाँ पर हीम पार्ट, फिर पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन, ये सबसे पिगमेंट बन गया। हीम जो आयरन पार्ट बच गया, आयरन पार्ट कहाँ जाएगा? बोन मैरो में। आयरन पार्ट कहाँ जाएगा? बोन मैरो, बोन मैरो, बोन मैरो में जाएगा। और आयरन पार्ट से क्या बनेगा? आयरन पार्ट से क्या बनेगा? हेल्प टू फॉर्म, हेल्प टू फॉर्म न्यू हीमोग्लोबिन, और ब्लड, ब्लड में ये रहेगा। ओके, और जो आयरन होता है, आयरन जो भी आप खाते हैं, आयरन की सप्लीमेंट्स लेते हैं या आयरन वाले फूड जब भी आप खाते हैं, तो साथ में विटामिन सी लेना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आयरन जल्दी ब्रेक नहीं होता है। तो आयरन के साथ, आयरन की गोली के साथ अगर आप विटामिन सी नहीं ले रहे हैं, तो वो आयरन डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो जाएगी। तो आयरन के साथ, आयरन की गोलियों के साथ हमेशा विटामिन सी लेना जरूरी है। ओके, सो लड़कियां हमेशा आयरन की गोलियां लेते हैं, तो याद रखना विटामिन सी जरूर लेना है। आरबीसी फॉर्मेशन रेगुलेटेड बाय हार्मोन, कौन से हार्मोन से रेगुलेटेड होता है? एरिथ्रोपोइटीन, एरिथ्रोपोइटीन। ठीक है, आरबीसी का फॉर्मेशन रेगुलेट होता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के द्वारा, जो कि किडनी रिलीज करती है। किडनी, किडनी को पता है कि भाई कितना 12 टू 16 ग्राम होना चाहिए आपका आरबीसी, इसमें आपके पूरे 100 ml ब्लड में। ठीक है, तो ये हमेशा अगर उससे कम होता है तो ये सिग्नल भेजती है, उससे ज्यादा होता है ये सिग्नल भेजती है कि भाई अब बनाना बंद कर दो। अगर कम है तो ये सिग्नल भेजती है कि अब बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, किडनी सेंड सिग्नल टू, ये सिग्नल भेजती है, सिग्नल टू बोन मैरो, बोन मैरो को सिग्नल भेजती है, बोन मैरो को सिग्नल भेजती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। ओके, सो बोन मैरो से छोटे इमेच्योर, इमेच्योर आरबीसी बने, छोटे छोटे आरबीसी बने, और इनके मैच्योरेशन के लिए, फॉर मैच्योरेशन, फॉर मैच्योरेशन, मैच्योरेशन, ये जो आरबीसी है, दे नीड, दे नीड विटामिन बी 12
प्लस फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड। तो जब भी आप जाते हो डॉक्टर के पास, बोलता है हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड कम है, तो वो क्या देते हैं, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की दवाई देते हैं, ताकि जो आपके इमेच्योर आरबीसी है वो जल्दी से मैच्योर हो जाए और अपना फंक्शन शुरू कर दे। तो यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। हमने आरबीसी के बारे में ज्यादा ही पढ़ लिया, तो अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना लेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एनसीईआरटी में कुछ छूटा तो नहीं? कुछ नहीं छूटा होना चाहिए। एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट। आपसे पूछा जा सकता है मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो एरिथ्रोसाइट्स है। ऑफ ऑल द सेल, अ हेल्दी ह्यूमन adult man has on average 5 million to 5.5 million of RBC per mm cube of the blood। ये इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। एक्चुअली पूरा लाइन ही इंपॉर्टेंट है। आरबीसी आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो। कहाँ पे बनता है, रेड बोन मैरो वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में, और बीच वाला जो पार्ट होता है येलो बोन मैरो होता है, ठीक है, जहां डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट बनते हैं। आरबीसी आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो इन्यूक्लिएटेड होते हैं, और बाइकॉन्केव शेप होता है। बाय, देखो यहाँ क्या लिखा है, इन मोस्ट ऑफ द मैमल। ऑल द मैमल नहीं लिखा है, ऑल द मैमल नहीं लिखा है, इन मोस्ट ऑफ द मैमल। तो कुछ हैं जो क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, जिनके पास आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। बाइकॉन्केव इन शेप होते हैं, और ओवल किसमें होता है, कैमल एंड लामा में होता है। दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द हीमोग्लोबिन। इनके पास हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ये पता होना चाहिए। हैंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स, इसीलिए इसका नाम और कलर इसी पे रखा गया है, क्योंकि सबसे मोस्ट अबंडेंट है ये। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैव 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन 100 ml ऑफ ब्लड। ये हेल्दी इंडिविजुअल की पहचान है। These molecules play a significant role in transport of respiratory gases। ये respiratory gases के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, पता है हमको, ठीक है। और हीमोग्लोबिन ज्यादा होने पर कौन सी बीमारी होती है, हीमोग्लोबिन कम होने पर कौन सी बीमारी होती है। और कम का तो पता है, नींद नींद सी आएगी। और आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि अरे मैम पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बहुत नींद आती है आजकल, स्पेशली गर्ल्स, है ना, बहुत नींद आती है, पढ़ने का मन है, जैसे ही लेके बैठते तुरंत सो जाते। इसका मतलब हीमोग्लोबिन डाउन हो रहा है बच्चे, हीमोग्लोबिन B12 डाउन हो रहा है आपका। तो उस समय अगर आप हीमोग्लोबिन और B12 की जो सिरप आती है अगर वो ले लेते हैं, या आयरन रिच फूड खाना शुरू कर देते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन ये करेंगे नहीं ना बच्चे, बस कंप्लेन करेंगे। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 डेज, उसके बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। इनका राम नाम सत्य कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है, और स्प्लीन क्या करता है, इनके ऊपर के खाल को पूरा खाड़ करके बाकी फेंक देता है, और फिर लीवर उसका रिसाइकल करता है। तो कुछ भी पार्ट बॉडी वेस्ट नहीं करती है। फिर है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूको का मतलब ये होता है कलरलेस या वाइट, साइट्स मतलब सेल, सो WBC, दे आर नोन एज द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। ये डिफेंस सिस्टम है हमारे बॉडी के। दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड, ये क्या होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं, एंड आर रिलेटिवली लेस इन नंबर विथ एवरेज ऑफ 6000 to 8000 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। सबसे ज्यादा आपका पाया जाता है आरबीसी, ठीक है, सबसे ज्यादा पाया जाता है आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स एंड देन फिर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कम पाया जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी ज्यादा हो गया ना तो उसको ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी कम हो गया तो ल्यूकोसाइटोपेनिया। तो बच्चे अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी कम ज्यादा होगा तो साइटोसिस हो जाएगा, एरिथ्रोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस। कम होगा तो पीनिया लग जाएगा, एरिथ्रोपीनिया, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो अगर WBC ज्यादा, इट मीन्स सम इन्फ्लामेशन इज देयर, सम एलर्जेंस इज देयर, या फिर बहुत ज्यादा होने पर कैंसर का खतरा होता है, कि कुछ तो कोई आया है तभी तो सोल्जर्स वहां पे ज्यादा हैं, ठीक है। सोल्जर्स देश में ज्यादा कब एक्टिव होते हैं, जब कोई खतरा होता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लिव्ड, कम जीते हैं। डिपेंड करता है कि अटैक हुआ है बॉडी पे या नहीं, कुछ बहुत लंबा भी जी जाते हैं, जैसे ये सोल्जर्स की तरह। कुछ सोल्जर्स रिटायर हो जाते हैं, बहुत मतलब बूढ़े होके मरते हैं, और कुछ सोल्जर्स वहीं पे शहीद हो जाते हैं ना, मैदान में ही शहीद हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है और कितने पैथोजेंस ने अटैक किया। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ WBCs, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है, पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो दो तरह के हमारे पास WBC होते हैं, यहां से पढ़ ले। ओके, हाँ,
कौन सा कलर ले लें, येलो ले लेते हैं, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स में देख रहे हो, ग्रेन्युलोसाइट्स जो है ना, उनके मुंह पे बहुत सारे दाने हैं, उनके मुंह पे बहुत सारे दाने ग्रेन्यूल्स हैं। और ये ग्रेन्यूल्स किसके होते हैं बच्चे, प्रोटीन के होते हैं, लाइजोसोम्स वगैरह होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो बहुत सारे एंजाइम, प्रोटीन और लाइजोसोम वगैरह प्रेजेंट होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में ये सारी चीजें नहीं के बराबर होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। होती तो है लेकिन कम, ठीक है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 आएंगे, 3 ऐसे हैं जिनके मुंह पे बहुत सारे पिंपल है, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। और ए ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके कौन आएंगे, जिनके नाम में साइट्स साइट्स लिखा है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। फिल्स, फिल्स पूरे बॉडी में, फिल्स पूरे बॉडी में, पूरा बॉडी में पिंपल फिल्स है, ठीक है, ऐसे याद रखो, पूरे बॉडी में पिंपल फिल्स है। तो फिल वाले ग्रेन्युलोसाइट्स, और साइट्स वाले जो सिर्फ सेल हैं तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है। तो सबसे पहला होता है ग्रेन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स बहुत ही नटखट होता है, न्यूट्रोफिल्स नटखट गोपाल, और ये बहुत ज्यादा नंबर में होता है, और ये हमेशा लड़ने भिड़ने को तैयार, ठीक, नटखट गोपाल लड़ने भिड़ने को तैयार, और सबसे ज्यादा नंबर में होता है, 60 to 65% होता है, और मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। स्टार्टिंग में एक बनेगा न्यूक्लियस, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके मल्टी लोब इसके न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीएमएनएल बोलते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसका ये नाम है, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। इनका फंक्शन क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, तो ये बोले अच्छा मेरे बॉडी में कैसे अटैक कर दी। एक्चुअली जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक केमिकल रिलीज करते हैं, जैसे कोई भी टिश्यू अफेक्टेड हो गया, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, कोई भी वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, तो जिस टिश्यू को अफेक्ट किया वो क्या करेगा कि वो एक केमिकल रिलीज करेगा, उस केमिकल के रिलीज होते ही इसको सिग्नल चला जाता है कि अच्छा हमारे बॉडी में अटैक हुआ है, तो ये दौड़ता हुआ जाएगा और जाकर के लड़ाई करेगा उससे, ओके, ये पूरा उससे लड़ाई करेगा। तो ये जीत भी सकता है, ये मर भी सकता है। तो जब ये जीत जाता है तब तो बल्ले बल्ले, जीतेगा कब, जब आप अच्छे हेल्दी हेल्दी खाना खाओगे, तो इसके पास ज्यादा औजार होंगे लड़ने को। लेकिन अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो ये क्या होगा, मर जाएगा। और मरने के बाद जो पस वगैरह निकलती है, खासकर जो जब चोट वगैरह लगती, तो आप देखते हो पस निकलता है, ठीक है, पस निकलता है, फिर जो पिंपल वगैरह से जो पस निकलता है, तो जो व्हाइट कलर का पस निकलता है ना, वो कौन होते हैं, डेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मरे हुए न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो जो पिंपल होता है उसमें भी तो क्या है, बैक्टीरिया आया, बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन कॉज किया, ये बेचारा लड़ाई करने गया, वहां मारा गया, तो बहुत सारे क्या निकल रहे हैं, पस निकल रहे हैं, दैट इज डेड न्यूट्रोफिल्स। सारे न्यूट्रोफिल्स क्या हो गए, मर गए, शहीद हो गए। और साथ में कुछ जॉम्स भी होते हैं जो शहीद हुए होते हैं, तो उनकी बॉडी होती है। सो डिस्ट्रॉय फॉरेन पार्टिकल्स, और फेगोसाइट की तरह वर्क करता है, ये जाता है और अटैक करता है, उनको खाने की कोशिश करता है, ठीक है, लड़ाई करता है और खाता है उनको। तो न्यूट्रोफिल्स, एक और बात, न्यूट्रोफिल्स को हम न्यूट्रोफिल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इट कैन डाई और स्टेन बाय बोथ एसिड एंड बेस डाई, एसिड डाई ले लो चाहे बेस डाई ले लो, ये दोनों से स्टेन्ड हो जाता है, ओके। फिर है एसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स इज ऑल्सो नोन एज एसिडोफिल्स इसको बोलते हैं, एसिडोफिल्स बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, स्टेन्ड बाय एसिड डाई, ओके, स्टेन्ड बाय एसिड डाई। ये एसिड डाई से ही स्टेन होगा, बेसिक डाई से स्टेन नहीं होता है, ठीक है। सो इसको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। इओसिनोफिल्स, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, बाइलोब्ड ईयरफोन की तरह, ई से एसिनोफिल्स, ई से ईयरफोन, तो ईयरफोन की तरह ये है ना, हेडफोन की तरह ये इसके बाइलोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। इसका फंक्शन क्या है, रेजिस्ट करता है इन्फेक्शन को, और खासकर कोई वॉर्म आ गया बॉडी में, कोई वॉर्म्स आ गया, ठीक है, हेलमिंथस टाइप आ गया, कोई वॉर्म्स वगैरह अगर अटैक करता है बॉडी में, तो एसिनोफिल्स को सिग्नल जाता है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि कुछ भी अटैक हो रहा है तो वहां पे सिग्नल जाता है,
कुछ केमिकल रिलीज होते हैं, तो इसको सिग्नल जाता है और ये दौड़ के जाता है वहां पे लड़ाई करने के लिए, ठीक है। ये उस इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है। लिंक्ड विथ एलर्जिक रिएक्शन, अस्थमा वगैरह, तो क्वेश्चन आता है कि अस्थमा वगैरह किससे लिंक्ड है, आपके एसिनोफिल्स से लिंक्ड है अस्थमा में। अस्थमा हो गया ना, अस्थमा में क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है। तो बहुत ज्यादा एसिनोफिल्स अगर बढ़ गया बॉडी में, मतलब कि या तो कोई आपका वॉर्म्स वगैरह अटैक किया है, या तो फिर कोई एलर्जी है बॉडी में, कोई एलर्जी है लंग्स वगैरह के पास, ठीक है, या फिर अस्थमा है, तो बहुत ज्यादा एसिनोफिल्स बढ़ जाएगा ना, तो रनिंग नोज होगी, वीजिंग साउंड होगा, ये सारी चीजें, सांस लेने में दिक्कत होगी, ये सारी चीजें होने लगती है, ठीक है। और ये सप्रेस करता है एलर्जी को, जो एलर्जी कॉज हो रहा है उसको सप्रेस करने की कोशिश करता है, बोलता है भाई शांति रखो, शांति। बेसोफिल, बेसोफिल ये स्टेन होगा, स्टेन्ड बाई बेसिक डाई, बेसो, बी से बेसोफिल और बी से बेसिक, स्टेन्ड बाई बेसिक डाई, बेसिक डाई से ही ये स्टेन होगा, एसिड से नहीं होगा, ठीक है। तो नाम से इजी पता चल रहा है कि एन वाला न्यूट्रल हो, दोनों से हो जाएगा, बी वाला बेसिक से होगा, एसिनो ए है तो एसिड से होगा, ठीक है, एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, एसिडिक डाई से होगा। इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो एस शेप होते हैं, या आप उसको कॉमा शेप बोल देते हैं, एस शेप टाइप के होते हैं न्यूक्लियस। और ये अगर टिश्यू में प्रेजेंट है, अगर बेसोफिल्स, जो बेसोफिल्स ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है उसको बेसोफिल बोल रहे हैं, और अगर ब्लड वेसल के इधर, ब्लड वेसल के टिश्यू में इधर इधर पे प्रेजेंट है ना, ठीक है, टिश्यू में प्रेजेंट है लेकिन वो एंटर नहीं कर रहे हैं, एक दायरा है लेकिन वो एंटर नहीं कर रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मास्ट सेल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मास्ट सेल बोलते हैं। और जो ब्लड स्ट्रीम से निकल के कहीं और टिश्यू में बन रहे हैं, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस बेसोफिल को हम क्या बोलते हैं, मास्ट सेल बोलते हैं बच्चे। दोनों का फंक्शन ऑलमोस्ट एक है, बस एक टिश्यू में प्रेजेंट है और एक ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट है। ये सबसे कम पाया जाता है बेसोफिल। कैसे याद रखो कि सबसे कम पाया जाता है, भाई ये बैठा हुआ है, हाँ, और बैठे बैठे क्या कर रहा है कि भाई मैं कहीं जाऊंगा नहीं, मैं कहीं दौड़ के नहीं जाने वाला न्यूट्रोफिल्स की तरह, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बैठे बैठे हिपैरिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन रिलीज करने वाला हूँ। हिपैरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट, ब्लड में वो क्या कर रहा है, वहीं पे बैठे बैठे वो एंटीकोगुलेंट रिलीज कर रहा है कि आपका ब्लड जो है कोगुलेट नहीं हो जाए अंदर, क्योंकि अंदर में क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ब्लड अंदर में भी थक्का बनना चाहिए ना, तो किसकी वजह से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड अंदर में कोगुलेट नहीं होता है, किसकी वजह से, ड्यू टू हिपैरिन, एंटीकोगुलेंट है। फिर जब कोई एलर्जी होती है तो ये हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जी हुई है तो वेसल्स को डायलेट करता, फैला देते हैं वेसल्स को डायलेट कर देता, तो हिस्टामिन बहुत ज्यादा रिलीज हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे ही आप गए बाहर और अचानक से, बहुत लोगों के साथ होता है ना, जैसे ही सुबह उठे तो छींक होने लगी, या बाहर गए ठंडी हवा लगी तो छींक होने लगी, आंखों में पानी आ गया, पूरे गले में दर्द होने लगा, मुंह से, पूरा मुंह में बार बार सलाइवा आ रहा है, रनिंग नोज हो रही है, तो ये सब होता है। ये क्यों होता है, हिस्टामिन बढ़ जाता है। तो फिर डॉक्टर आपको क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन, कि हिस्टामिन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है तो भाई इसको एंटी हिस्टामिन दे दो, सिट्रिजिन, ठीक है, मॉन्टेलिकस, इस तरह की चीजें दी जाती है। तो ये वैसो डायलेट करता है, डायलेट करने की वजह से ये सारे सिक्रेशन शुरू हो जाते हैं, ठीक है, नाक से पानी आना, ये आंखों से पानी आना, ये सब, हाँ, और स्वेलिंग हो जाना, ये सब। फिर सेरोटोनिन भी रिलीज करता है। अब वैसो डायलेट हो गई तो फिर उसको कॉन्स्ट्रिक्ट भी तो होना है, नॉर्मल जगह पे भी तो आना है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव का काम करता कौन, सेरोटोनिन, ठीक है। तो इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में भी काम करता है। मान लो जैसे कहीं पे किसी चींटी ने काट लिया, किसी चींटी ने काट लिया, वहां पे आपको एलर्जी हो रही है, या फिर कोई और, मतलब कोई पत्ता वगैरह लग गया, वहां पे आपको एलर्जी हो रही है, ठीक है, तो ये सिम्टम बताएगा ना। कैसे आपको पता चलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि हमको चींटी ने काटा है, सिर्फ पेन से नहीं, वहां पे आपको वो जगह में कुछ रेडनेस वगैरह दिखती है, रेडनेस किसकी वजह से दिखती है, बेसोफिल की वजह से, ठीक है। तो कोई भी एलर्जी हो रही है, या आपने कुछ खाया और एलर्जी होने लगी चेहरे वगैरह में कहीं भी, तो बेसोफिल ना सिक्रेट करते हैं आपके हिस्टामिन, सेरोटोनिन वगैरह को, तो वहां पे ज्यादा जब आपका ब्लड वेसल फैलेगा तो वहां पे ब्लड ज्यादा आने लगेंगे, ठीक है, उस जगह पे ब्लड वेसल फैलेगा, ब्लड ज्यादा आने लगे तो वहां रेडनेस दिखने लगेगी। सो इज दिस क्लियर, ये सब क्लियर हो गया, ओके। आगे हम और पढ़ेंगे डिटेल में न्यूट्रोफिल्स वगैरह के बारे में, बहुत ही मजेदार कहानी होती है कि कैसे ये जाकर के लड़ाई करते हैं, क्या क्या करते हैं, ओके।
कुछ भूल तो नहीं रही हूँ? नहीं। ए ग्रैन्युलोसाइट्स की बात अगर हम करें तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स में आता है सबसे पहले लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये या तो किल करेंगे, परफोरिन रिलीज करेगा, इसमें 20 to 25% प्रेजेंट होता है ये, और ये बनते हैं बोन मैरो में और जाके मैच्योर होते हैं थाइमस में, ठीक है, जाके मैच्योर होते हैं ये थाइमस में। और इसमें बी आपका बोन मैरो है, टी है आपका थाइमस, ठीक है, मतलब मैच्योरेशन बता रही है कि कौन बन रहा है और मैच्योर कहाँ हो रहा है। तो टी जो लिम्फोसाइट है वो तो फाइनली जाकर के कहाँ मैच्योर होगा, आपका थाइमस में। ओके, और ये क्या करता है, टी लिम्फोसाइट अलग अलग तरह का होता है, टी हेल्पर, टी किलर। तो ये क्या करते हैं, ये किल करते हैं। ये जहां भी देख लिए कि भाई जॉम्बीज वाले सेल प्रेजेंट है, जो सेल अफेक्टेड हो गया वो दूसरे सेल को भी परेशान करेंगे, ठीक है, दूसरे सेल को भी अफेक्टेड करेंगे, तो वो उसको परफोरिन सिक्रेट करके छेदी लाल बिल्कुल बना देते, बिल्कुल मार डालते हैं। और बी क्या करता है, बी लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी जहर दे दे के मारता है। तो दोनों मारने का काम कर रहे हैं, एक गोली से उड़ा रहा है और एक जहर दे दे के मार रहा है, ठीक है। फिर मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स आपके 6 to 8% प्रेजेंट होते हैं। ये फैगोसाइटिक साइटिक होते हैं, ये लार्जेस्ट इन साइज होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा नंबर में कौन है, न्यूट्रोफिल्स, नटखट गोपाल बहुत ज्यादा है। और मोनोसाइट्स भाई ये लार्जेस्ट होते हैं साइज में, इनका ऐसे समझो कि इसका थोपड़ा बहुत बड़ा, इतना बड़ा थोपड़ा है, ठीक है। मैक्रोफेज का थोपड़ा जो है बहुत ही बड़ा है। ओके, लार्जेस्ट इन साइज है और 6 to 8% है, क्योंकि ये ट्रेन्ड कॉप है। ये न्यूट्रोफिल्स अनट्रेन्ड कॉप थे, अब ये ट्रेन्ड कॉप है और इनका दिमाग बहुत ट्रेनिंग ले लेके बहुत बड़ा हो चुका है। सो लार्जेस्ट इन साइज। और न्यूक्लियस, इनकी न्यूक्लियस को इधर रखते साइड में, चल साइड में रख, है ना, न्यूक्लियस इनको ये साइड में रखते हैं, और न्यूक्लियस इनकी बीन शेप की होती है, साइड में रख। ओके, और लिम्फोसाइट की जो न्यूक्लियस होती है सेंट्रल न्यूक्लियस होती है। ये क्या करता है, ये जो न्यूट्रोफिल्स ने किल किए हैं लोगों को, उन सब लाशों को ठिकाने लगा था। अब जितनी भी किलिंग चीजें हमारे बॉडी में ही घूमते रहेंगी तो बाद में वो क्या सिक्रेट करेंगी, टॉक्सिन सिक्रेट करेंगी, तो हमारा बॉडी क्या बन जाएगा भाई, मरे हुए लोगों का घर बन जाएगा। तो ये क्या करती है, साफ सफाई करती है, जाके सबको खाएंगी। ओके, ये सबको खाएंगी कि चलो ठीक है साफ सफाई करो, लाश को ठिकाने लगाओ भाई, लाश को ठिकाने लगाओ। ओके, और अगर न्यूट्रोफिल्स नहीं मार पाता है तो ये जाती है फिर मारती है। ओके, और ये क्या करती हैं, बहुत सारे टिश्यूज वगैरह में, टिश्यूज के आपने देखे होंगे, टिश्यूज में मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है। टिश्यू का स्ट्रक्चर जो डायग्राम देखा होगा उसमें मैक्रोफेज प्रेजेंट होता है। तो वो कौन होता है, मोनोसाइट ही होता है। वो जाता है और मैक्रोफेज बन जाता है, ठीक है। मैक्रोफेज क्या करता है, ईटिंग करने का काम करता है, टिश्यू वगैरह में कोई जर्म्स वगैरह है उसको ईटिंग करने का काम करता है। ओके, और ये इतना ही नहीं, मारने के बाद उसके प्रोटीन को लेकर के यहाँ सिर पे लगा के घूमता है और जाके दिखाता है बीटी को, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट को, कि भाई मैंने मार डाला है, ठीक है। इस तरह का ऑर्गेनिज्म और दोबारा कभी आए तो ये है सबूत, ठीक है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को घुसने नहीं देना, मार डालना है, ठीक है, इसके लिए जहर बना के रखो। तो मजेदार कहानियां हमारे डिफेंस सिस्टम की। So neutrophils, eosinophils, and basophils are different types of granulocytes, and while lymphocytes and monocytes are agranulocytes. अब याद रहेगा, सब याद रखते जाना बच्चे, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, रिवीजन करोगे बस। न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, सबसे ज्यादा अबंडेंट है 60 to 65%। बेसोफिल सबसे लीस्ट पाया जाता है, तो मोस्ट और लीस्ट से क्वेश्चन आ जाएगा। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स 6 to 8% आर फैगोसाइट्री। न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स ये दोनों क्या है, फैगोसाइटिक सेल हैं, ये दोनों खाने का काम करते हैं, ठीक है। दे आर फूड ईटर, है ना, मतलब फूड लवर बोलेंगे। बेसोफिल्स सिक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन, किसका क्या काम है ये पढ़ना है। सिर्फ नाम दे दिया और आपको नाम पढ़ के नहीं जाना बच्चे, उसका फंक्शन भी पढ़ना है। मतलब एनसीईआरटी बोल रही है मैंने नाम दे दिया, बस डिटेल तुम पढ़ो। आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। एसिनोफिल्स रेजिस्ट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन को रेजिस्ट करता है, बचाता है इन्फेक्शन से, ठीक है। एंड आर ऑल्सो and are also associated with allergic reaction, allergic reaction से भी associated होता है। lymphocytes 20 to 25% होता है, are measure of B and T form, both B and T lymphocytes are responsible for immune response of the body, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ लिया किसके बारे में, आपके WBC के बारे में पढ़ लिया। अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल रट लो। ये ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा आपके पेपर में, कलरफुल नहीं आएगा जो पहचान जाओगे। तो एकदम आपको इनके
किसको देख करके पहचानना है बच्चे? एक तो ग्रैन्यूल्स देख के पहचानना है, दूसरा इनके न्यूक्लियस को देख के पहचानना है कि ये हेडफोन टाइप का तो एसिनोफिल्स है, ठीक है, ये प्लेटलेट सेल के टुकड़े, ये आरबीसी हो गया, तो कौन क्या है ये आपको पहचानना जरूरी है। ओके, मल्टीलोब्ड है तो न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स और द सेल फ्रेगमेंट्स, सेल का फ्रेगमेंट है। बोन मैरो में कुछ टुकड़े टुकड़े रिलीज होते हैं मेगाकैरियोसाइट्स की वजह से, ठीक है। तो ये क्या बनाते हैं? सेल के टुकड़े प्लेटलेट्स बनाते हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मेगाकैरियोसाइट, मेगा मतलब बड़ा, करियो मतलब न्यूक्लियस, साइट्स मतलब सेल, ठीक है। स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, बोन मैरो में स्पेशल सेल होती है मेगाकैरियोसाइट्स, वो क्या बनाती है? थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट्स बनाती है। प्लेटलेट्स क्या है? सेल के टुकड़े हैं, इसलिए इनको सेल नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। ऐसे ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट होना चाहिए। आपकी रिपोर्ट जो आती है ब्लड की, उसमें 1.5 लाख से 3.5 लाख होना चाहिए। उससे कम होता है तो क्या बोलते हैं भाई? कीवी खाओ, खजूर खाओ, प्लेटलेट्स के लिए चीजें, और ड्रम स्टिक वगैरह खाओ, मोरिंगा खाओ। Okay, platelets can release a variety of substances, most of which are involved in coagulation. Platelet का मेन काम क्या है? बहुत सारे substances रिलीज करता है, लेकिन मेन सबका काम क्या होता है? coagulation and clotting of blood, ताकि जब ब्लड, अगर आपको कहीं चोट लग जाए, कहीं से पिटाई खा के आ जाओ, तो कौन हेल्प करेगा? प्लेटलेट हेल्प करेगा, ठीक है। रिडक्शन इन द नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर, अगर इसका नंबर कम हो जाता है, प्लेटलेट का नंबर कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगी। तो मतलब जहां चोट लगा है वहां से खून बहता रहेगा, क्लॉटिंग नहीं होगा, नाक से खून आने लगेगा, ऐसे बैठे बैठे कभी कभी नाक से ब्लड आने लगता है, तो इसका एक रीजन प्लेटलेट का कम होना भी होता है, ठीक है। विच लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। सो लॉस ऑफ ब्लड जिसका ज्यादा होता है तो मतलब प्लेटलेट काउंट जरूर कम होगा, ठीक है। हाँ जी, हाँ मैम, ठीक है, सब समझ में आ गया। तो प्लेटलेट्स के बारे में थोड़ा पढ़ ले, इसको क्यों छोड़े। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स किससे बना? अभी अभी हमने पढ़ा है किससे बना है? मेगा करियोसाइट से बना है, जो कि कहाँ होता है? बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। 1.5 लाख से 3.5 लाख इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए, सब याद करते जाना है। अब हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स फंक्शन फंक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ये कैसे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो एक कहानी के थ्रू हम पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन आता है बच्चे आपका। चलो, आप बढ़िया से रोड पे जा रहे थे, किसी ने पकड़ा आपको, देके धुन दिया, ठीक है, तो ब्लड वेसल हो गया आपका रप्चर। ब्लड वेसल आपका हो गया यहाँ पे रप्चर, ब्लड वेसल रप्चर हो गया। ओके, मैं थोड़ा सा मोटा ब्लड वेसल बना दूं ताकि ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, ये ब्लड वेसल आपकी रप्चर हो गई, इसके अंदर आराम से रेड ब्लड सेल वगैरह मूव कर रहे थे, प्लाज्मा, ठीक है, फिर आपका डब्ल्यू बी सी ये सब आराम से मूव कर रहे थे। और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा, ये प्लेटलेट्स मूव कर रहा था। जैसे ही पता चला कि यहाँ पे रप्चर हुआ, जैसे ही पता चला कि यहाँ पे रप्चर ब्लड वेसल, जैसे ही पता चला कि यहाँ पे ब्लड वेसल रप्चर्ड हुआ, ये आराम से जा रहे थे। यहाँ के जो टिश्यू हैं, यहाँ के जो टिश्यू हैं, टिश्यू जो रप्चर टिश्यू हैं, ठीक है, ये जो रप्चर टिश्यू हैं, इस तरह से जो रप्चर टिश्यू हैं, ओके, जो रप्चर टिश्यू हैं, टिश्यू सिक्रेट सिक्रेट केमिकल, ठीक है, कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, ये अभी नहीं पढ़ना आपको। सो ये जो टिश्यू है ये सिक्रेट करते हैं केमिकल। केमिकल सिक्रेट करने के बाद ये सिग्नल किसको जाएगा? सिग्नल किसको जाएगा? प्लेटलेट्स को जाएगा। सिग्नल किसको जाएगा? सिग्नल किसको जाएगा? प्लेटलेट्स को जाएगा, प्लेटलेट्स को जाएगा। अब ये प्लेटलेट्स जो हैं आके इसके पास
आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। अरे भाई हमारा काम करने का टाइम आ गया, हमारा काम करने का टाइम आ गया। तो सारे के सारे जाकर के इस तरह से ऐसे लग जाएंगे। जैसे पानी पानी का नल कभी कभी टूट जाता है घर में, बड़ी आफत आ जाती है ना। पानी का नल टूट जाता है तो सबसे पहले हम हाथ से, प्लेट से, किसी भी चीज से ऐसे ढकने लगते हैं उसको, है ना। प्लेट है बगल में तो प्लेट से ऐसे ढक दिया, हाथ से ऐसे ढक दिया। तो वैसे ही ये प्लेटलेट्स जाकर के यहाँ पे ऐसे आने लगते हैं। ठीक है, अब इससे तो होगा नहीं, बीच बीच से तो ब्लड तो फ्लो होता ही जाएगा, ब्लड तो फ्लो होता ही जाएगा, इससे तो होगा नहीं कुछ। तो ये जो प्लेटलेट है बच्चे, ये जो प्लेटलेट हैं, दीज प्लेटलेट्स रिलीज केमिकल थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये प्लास्टिन रिलीज कर, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करें। मतलब समझो कि अब आप थाली से काम नहीं चल रहा था, अब आप प्लास्टिक घुसेड़ रहे हो वहां पे। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करें। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही ब्लड में आएगा, तो ब्लड में जो कैल्शियम है, कैल्शियम ला 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 घूम रहा है, वो कैल्शियम आकर के इसके साथ जुड़ जाए, कैल्शियम आयन इसके साथ आकर के जुड़ जाएंगे। और ये दोनों जैसे ही जुड़ेंगे तो एक एंजाइम बनेगा, दैट इज थ्रोम्बो थ्रोम्बोकाइनेज। काइनेज एंजाइम फॉर्म होगा, एंजाइम फॉर्म होगा। और ये एंजाइम जब बना है तो कुछ तो करेगा ये, है ना, कुछ तो तिकड़मबाजी लगाएगा। ये एंजाइम जाएगा लीवर के पास। ठीक है, लीवर के पास जाएगा। और लीवर लीवर जो है ऑलरेडी बना रहा है, भर भर के बना रहा है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और लीवर के पास ना भी जाए, ब्लड में ऑलरेडी ये तो प्रोथ्रोम्बिन रिलीज कर रहा है, किसकी मदद से, विटामिन के की मदद से, विटामिन के की मदद से। ठीक है, लीवर फॉर्म कर रहा है प्रोथ्रोम्बिन, और ये लीवर क्या ब्लड में डाल रहा है, फिब्रिनोजेन। ये दोनों प्रोटीन को फिब्रिनोजेन, ठीक है, ये भर भर के यहाँ पे डाल रहा है। लीवर बहुत काम करता है भाई, फिब्रिनोजेन डाल रहा है। ठीक है, ये जो प्रोथ्रोम्बिन आया, ये प्रो जो होता है बच्चे हमेशा इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव। ठीक है, प्रो वाले लोग जो ना बोलते हैं प्रो, आई एम प्रो वाले लोग बहुत इनएक्टिव, आलसी होते हैं। तो ये थ्रोम्बोकाइनेज जाएगा प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन में। ठीक है, थ्रोम्बिन बन गया। अब ये थ्रोम्बिन एक्टिव हो जाएगा और ये दौड़ता हुआ जाएगा और फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट करेगा, फिब्रीन में, फिब्रीन में कन्वर्ट करेगा। और ये फिब्रिन धागे की तरह होता है, ये धागे की तरह ब्लड में फ्लो होने लगेगा। ठीक है, फाइबर्स की तरह ब्लड में फ्लो होने लगेगा और ये फिब्रिन आके यहाँ पे लग जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या लग जाएगा, फिब्रिन, फिब्रिन आके यहाँ लग जाएगा। अब जब फिब्रिन यहाँ लग गया, जाले की तरह लग गया, तो यहाँ पे क्या होंगे, बहते हुए प्लेटलेट, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सब आकर के यहाँ फंसते जाएंगे, प्लेटलेट सब कुछ आकर के यहाँ फंसते जाएंगे। और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फाइनली फाइनली क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। ओके, फिब्रिन में आकर फंस जाएंगे कौन, फिब्रिन में आके फंस जाएंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। इज दिस क्लियर, कितनी अच्छी सिंपल सी कहानी है। ब्लड क्लॉटिंग में क्या हुआ, चोट लगा। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा और फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। ब्लड क्लॉट में क्या हुआ कि डैमेज टिश्यू, डैमेज्ड टिश्यू, डैमेज टिश्यू है, डैमेज टिश्यू ने क्या भेजा, केमिकल। ठीक है, केमिकल क्यों रिलीज हुआ, ये जो केमिकल रिलीज हुआ ये क्या करेगा, सिग्नल टू प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स को सिग्नल देगा, भाई आ मदद कर। ठीक है, अब ये प्लेटलेट्स क्या करेगा, प्लेटलेट्स जाके वहां पे ट्राई टू गेट कलेक्ट एट डैमेज साइट, डैमेज साइट पे वहां लगने की कोशिश करेगा, डैमेज साइट पे लगने की कोशिश करेगा। ओके, डैमेज साइट एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। ओके, और क्या करेगा, और क्या करेगा ये तब तक, ठीक है, क्या रिलीज करेगा, ये तो कर रहा है, साथ में क्या रिलीज कर रहा है, रिलीज रिलीज
थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन को देखते ही कैल्शियम आयन इससे जुड़ जाएंगे और ये क्या बनाएंगे, थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, ये थ्रोम्बोकाइनेज बनाएंगे। और ये थ्रोम्बोकाइनेज अब क्या करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन को जगाएंगे, उठ भाई चल, है ना, पिट गया है बंदा। प्रोथ्रोम्बिन को जगाएंगे और ये प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन इज इनएक्टिव, इनएक्टिव, और ये क्या है, एक्टिव है। ओके, और ये एक्टिव बंदा क्या करेगा, फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन जो ब्लड में प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट करेगा फिब्रीन में। और ये फिब्रीन अलोंग विथ सेल्स एंड प्रोटीन ये क्या बनाएंगे, ब्लड क्लॉट बना देंगे, ब्लड क्लॉट दैट स्टॉप द रिलीजिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जो कि ब्लड जो आपका रिलीज हो रहा था उसको रोकेगा। ठीक है, ब्लड क्लॉट, स्टॉप ब्लीडिंग। ठीक है, ये ब्लड क्लॉट क्या करेगा, स्टॉप करेगा ब्लीडिंग, स्टॉप ब्लीडिंग। तो इतना सब कुछ हो रहा है और ये जस्ट सेकंड में हो जाता है ना, 5 सेकंड to 10 सेकंड में हो जाता है। कितने सेकंड में हो जाता है, 5 to 10 सेकंड में हो जाता है। ज्यादा बड़ा घाव है तो थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे 5 to 10 सेकंड में हो जाता है। अब प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन, ठीक है, किससे रिलीज हो रहा है, लीवर रिलीज, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजेन। ठीक है, ये इनको रिलीज करता है लीवर, किसकी मदद से, विटामिन के की मदद से ये इनको बनाता है और ब्लड में रिलीज करता है। तो ये बात यहां तक क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप हम पढ़ेंगे कल, ब्लड ग्रुप हम पढ़ेंगे कल। तो ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ब्लड ग्रुप में फिर आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं लिख के देती हूँ। बस आपको क्या करना है, मन लगा के पढ़ना है। जितने देर हम पढ़ रहे हैं बहुत ही डेडिकेट होकर के उसको सुनना है। दिमाग कहेगा कि इधर चल उधर चल, है ना, लेकिन आपको दिमाग को पहले काम देना है कि नहीं, पहले ही बोल के बैठना है कि नहीं, मैं जितनी देर पढ़ूंगा अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ बिल्कुल मुझे वो याद होना चाहिए, एक एक पॉइंट मुझे याद होना चाहिए। ओके, तो हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा आंख बंद करके, बस आपको फिर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।